Hello students, welcome to class 8th and today we are starting the chapter 3rd of history, that is colonial agrarian policies and tribal societies. कॉलोनियल एग्रेरियन पॉलिसीज़ एंड ट्राइबल सोसाइटीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे कि कॉलोनियल रूल में जो एग्रेरियन पॉलिसीज़ थी, मींस एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो पॉलिसीज़ थी वो पॉलिसीज़ क्या थी, इनके बारे में आज हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में जो कंटेंट है उसके बारे में एक बार हम बात करते हैं कि कौन कौन से कंटेंट आपको यहाँ पर इस चैप्टर में स्टडी करने हैं। फर्स्ट कंटेंट इज़ लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया में जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है वो क्या है। ब्रिटिश इंडिया में लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स इन इंडिया एंड ट्राइबल ऑक्यूपेशंस, ट्राइबल सोसाइटीज़, जो जनजातियाँ होती हैं, जो ट्राइबल सोसाइटीज़ होती हैं जैसे भील, मीणा, गरासिया, ऐसी बहुत सारी, संथाल, मुंडा, इस टाइप की बहुत सारी ट्राइब्स हैं, जो ट्राइबल जो पीपल हैं उन लोगों के मुंडा रिबेलियन, केस स्टडी, ट्राइबल मूवमेंट्स इन नॉर्थ ईस्ट असम, मणिपुर एट्सेट्रा। ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन ट्राइबल अफेयर्स, ट्राइबल अफेयर्स में जो ब्रिटिश इंटरफेरेंस है, यानी इन ट्राइबल की जो लाइफस्टाइल है, जो लाइवलीहुड है, उसमें ब्रिटिश ने किस तरीके से इंटरफेयर किया, इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है, देखिए कंपनी ने किस तरीके से इंटरेस्ट लिया, जो उनका रेवेन्यू कलेक्शन का जो टाइप था वो क्या था, व्हाट्स द मेथड ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। इनिशियली द कंपनी वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग रेवेन्यू सो दैट इट्स ट्रेड एंड अदर एक्सपेंसेस कुड बी फाइनेंस्ड। स्टार्टिंग में कंपनी ने जस्ट इंटरेस्ट लिया था सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट करने में, इस वजह से जो भी ट्रेड था और अदर एक्सपेंसेस जो थे जिससे उन्हें फाइनेंस किया जा सके, कि सभी जो पर्सन्स हैं उनसे क्या लिया जाए, रेवेन्यू कलेक्ट किया जाए, जितना भी रेवेन्यू आ रहा है उसको कलेक्ट किया जाए और उसी से ही क्या किए जाएंगे, जितने भी वो डेवलपमेंट जो एक्सपेंडिचर कर रहे थे, जितने भी एक्सपेंडिचर्स वो कर रहे थे उन सभी को फाइनेंस किया जाएगा। बट द कंपनी वॉज नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन कंपनी जो थी वो इंटरेस्ट नहीं थी इन सेटिंग अप एनी रेगुलर सिस्टम ऑफ असेसमेंट। कंपनी किसी भी रेगुलर सिस्टम को सेटअप करने में, कि किसी भी टाइप का रेगुलर सिस्टम जो है कलेक्शन के लिए सेटअप किया जाए, इस चीज़ में जो कंपनी थी वो इंटरेस्टेड नहीं थी। तो द रेवेन्यू वॉज इनफ टू डबल द परचेज बाय कंपनी विद इन 5 ईयर्स। रेवेन्यू जितनी भी रेवेन्यू थी 5 ईयर्स के अंदर जितना भी परचेज कर रही थी कंपनी, उसके लिए जितनी रेवेन्यू आ रही थी वो काफ़ी पर्याप्त थी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कंपनी सिर्फ कलेक्टिंग रेवेन्यू में, यानी रेवेन्यू कलेक्ट करने में इंटरेस्टेड थी, लेकिन कंपनी इस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड नहीं थी कि रेवेन्यू सिस्टम जो है उसको रेगुलर रखा जाए। तो रेवेन्यू, क्योंकि जितना भी 5 ईयर के अंदर जो उनका जो भी कलेक्शन आने वाला था या आ रहा था, जितना भी 5 ईयर के अंदर उनका कलेक्शन आ रहा था, वो 5 ईयर का कलेक्शन उनके एक्सपेंसेस के लिए इनफ था। सो कंपनी हैड टू टेक सम स्टेप्स टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर बाय इम्प्रूविंग द इन्वेस्टमेंट इन लैंड। तो कंपनी को कुछ स्टेप्स लेने पड़े इम्प्रूव करने के लिए एग्रीकल्चर को, क्योंकि उन्हें इन्वेस्ट करना था लैंड में, और जब वो लैंड में इन्वेस्ट करने वाले थे तो उससे होने वाला जो प्रोडक्शन है उसमें भी इम्प्रूवमेंट होगा, तभी तो उन्हें लैंड में इन्वेस्ट करने में बेनिफिट होगा। तो कंपनी को कुछ स्टेप्स लेने पड़े इम्प्रूव करने के लिए एग्रीकल्चर को, और वो स्टेप्स क्या क्या थे वो हम देखेंगे इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी को ये स्टेप्स क्यों लेने पड़े, कंपनी को ये स्टेप्स इसलिए लेने पड़े क्योंकि कंपनी जो थी वो अब लैंड जो थी उसमें इन्वेस्ट करने वाली थी। अब लैंड में इन्वेस्ट करने का जो उनका मोटिव था वो ये था कि लैंड से जो भी इनकम उनको अवेलेबल हो रही है, जितनी भी उनको इनकम लैंड से अवेलेबल हो रही है, उस इनकम से उन्हें अपने एक्सपेंसेस को इम्प्रूव करना था। तो जो लैंड में इन्वेस्टमेंट जो था वो किस तरीके से किया गया और कहाँ से स्टार्टिंग हुई वो देखते हैं। द परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1793। परमानेंट सेटलमेंट किया गया 1793 में। अकॉर्डिंग टू दिस द राजा एंड द तालुकदार्स वर recognized as zamindar and were given the responsibility of revenue collection from the peasants.
इसके अकॉर्डिंग देखिए परमानेंट सेटलमेंट जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जितने भी सेटलमेंट्स हैं, परमानेंट सेटलमेंट आएगा, रैयतवाड़ी सेटलमेंट आएगा, महलवारी आएगा, तो इन सभी के हमें जो ईयर हैं कि ये कब स्टार्ट हुए ये भी लर्न रखने होंगे। तो ये जो परमानेंट सेटलमेंट है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1793 में, और इस सेटलमेंट के अकॉर्डिंग राजा और ताल्लुकदार उनको क्या बना दिया गया था, ज़मींदार। यानी अब उन्हीं के पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी कि कहाँ से कितना किसके पास कितना लैंड है, कहाँ से कितना कलेक्शन होगा, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ राजा और ताल्लुकदार्स को दे दी गई थी। तो रेवेन्यू कलेक्शन की जो जिम्मेदारी थी ये भी ताल्लुकदार्स को ही दे दी गई थी फ्रॉम द पीजेंट्स, की पीजेंट से जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट करना है वो सारी जिम्मेदारी किसके पास है, ज़मींदारों के पास है। तभी जो ज़मींदार जो थे वो क्या बन गए, मीडिएटर बन गए। द अमाउंट टू बी पेड वॉज फिक्स्ड परमानेंटली, और जो अमाउंट पे किया गया वो फिक्स कर दिया गया परमानेंटली। अमाउंट टू बी पेड वॉज फिक्स्ड परमानेंटली एंड हैंस द नेम्ड परमानेंट सेटलमेंट, और उसका जो नेम रखा गया वो रखा गया परमानेंट सेटलमेंट। वो किस लिए रखा गया परमानेंट सेटलमेंट, वो इसलिए रखा गया क्योंकि जो अमाउंट पे किया जा रहा था वो अमाउंट क्या हो गया था, फिक्स हो गया था कि इतना अमाउंट आपको इतने टाइम पीरियड में कंपनी के पास पहुंचाना है। और जो किसके मीडिएटर्स कौन थे इसके, राजा और ताल्लुकदार मीन्स ज़मींदार जिनको अपॉइंट किया गया था। The company officials felt that it would ensure a regular flow of income. कंपनी के ऑफिशियल्स ने ये फील किया कि रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है वो बिल्कुल इंश्योर है, ऐसा चीज़ उन्होंने फील किया कि बिल्कुल इंश्योर हो जाएगी जितना भी रेगुलर इनकम आएगा हमारे पास। They also felt that this would motivate the ज़मींदार to invest in improving the land, और उन्हें ये भी फील हुआ कि ये जो रेगुलर इनकम जब आएगी तो इससे ज़मींदार लोग जो हैं वो मोटिवेट होंगे, जिससे वो भी क्या करेंगे, लैंड इम्प्रूविंग में इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी लैंड को अच्छा बनाने के लिए, जिससे उनके एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो अच्छा हो, इस चीज़ के लिए वो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ज़मींदार वुड बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज, और जब वो लैंड इम्प्रूविंग के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे जो बेनिफिट होगा, क्योंकि जब लैंड इम्प्रूव हो जाएगा तो प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। लैंड इम्प्रूव होने के साथ साथ प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, बिकॉज द रेवेन्यू डिमांड वुड नॉट बी इंक्रीज्ड, क्योंकि जो रेवेन्यू डिमांड है वो इंक्रीज नहीं होगी, तो जो प्रोडक्शन अच्छा होगा तो उससे बेनिफिट होगा, रेवेन्यू डिमांड तो उतनी ही रहेगी। तो इसी वजह से जो परमानेंट सेटलमेंट है, परमानेंट सेटलमेंट का नाम 1793 में स्टार्ट हुआ। नाम इसका क्यों रखा गया, क्योंकि जो फिक्स था अमाउंट इसका वो परमानेंटली फिक्स कर दिया गया था कि इतना अमाउंट आपको देना है। और कंपनी ऑफिशियल ने ये भी सोच लिया कि ये रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम है, क्योंकि परमानेंटली सेटअप कर दिया था इसको, तो उन्होंने ऐसा सोचा कि ज़मींदार जो है वो इससे लैंड इम्प्रूवमेंट के लिए मोटिवेट होंगे, और ज़मींदार वुड बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज प्रोडक्शन, और ज़मींदार जो है वो प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए से बेनिफिट होंगे। यानी कि उनको जैसे ही ज़्यादा लैंड का जो जितना ज़्यादा लैंड में प्रोडक्शन होगा, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा, तो बिकॉज द रेवेन्यू डिमांड वुड नॉट बी इंक्रीज, क्योंकि रेवेन्यू डिमांड जो है वो इंक्रीज़ नहीं होगी, तो उन्हें इंक्रीज प्रोडक्शन से ही क्या हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा। तो ये था हमारा इनिशियली जो स्टार्ट किया कंपनी ने परमानेंट सेटलमेंट। तो सबसे पहले जो हमने पढ़ा, जो हमने ये कंटेंट पढ़ा था हमारा लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन ब्रिटिश इंडिया, तो इसमें फर्स्ट जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम आपका आया वो आया आपका परमानेंट सेटलमेंट 1793 में। अब देखिए लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स के बारे में हम पढ़ेंगे। जो परमानेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम था वो हमने देख लिया, एक 1793 में जो आया था। अब 3 मेजर लैंड रेवेन्यू सिस्टम है यहाँ पर, लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स इन ब्रिटिश इंडिया। जब ब्रिटिश यहाँ पर थे, यानी ब्रिटिश का जब यहाँ पर बोलबाला था, या ब्रिटिश यहाँ पर जब वर्क कर रहे थे, या ये भी कह सकते हैं कि हम उनके अंडर में वर्क कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ सिस्टम्स रखे लैंड रेवेन्यू कलेक्शन के। और वो जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम के जो कलेक्शन के जो सिस्टम्स थे देवर, वो कौन कौन से थे, 3 लैंड रेवेन्यू सिस्टम के कलेक्शन थे। देखिए लैंड रेवेन्यू कलेक्शंस के सिस्टम कौन कौन से थे, ज़मींदारी 3 इंपॉर्टेंट थे। फर्स्ट ज़मींदारी लैंड रेवेन्यू सिस्टम कलेक्शन, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम, सेकेंड रैयतवाड़ी सिस्टम, थर्ड महलवारी सिस्टम।
ये हमारे 3 मेन है जमींदारी, ये आपको लर्न करने होंगे, जमींदारी सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम एंड महलवारी सिस्टम। तो आज हम पढ़ते हैं जमींदारी सिस्टम के बारे में कि जमींदारी सिस्टम क्या था। जमींदारी सिस्टम वही था जिसको परमानेंट सेटलमेंट के थ्रू अपॉइंट किया गया था, यानी परमानेंट सेटलमेंट जो था 1793 में, उसी के थ्रू जो था वो जमींदारी सिस्टम उसको भी रेगुलेट कर दिया गया, उसको रेगुलेट सिस्टम उसको किया गया। जमींदारी सिस्टम के अंतर्गत ही, परमानेंट सेटलमेंट के अंतर्गत ही इसे जमींदारी सिस्टम को अपनाया गया। तो फर्स्ट देखते हैं हम जमींदारी सिस्टम क्या था। जमींदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस थे गवर्नर जनरल। तो 1793 में परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के थ्रू 1793 में जमींदारी सिस्टम को इंक्लूड किया गया, या इंट्रोड्यूस किया गया बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसके थ्रू क्या किया गया, देखिए इट वाज इंट्रोड्यूस्ड, और ये कुछ ही स्टेट्स में, मेनली कुछ स्टेट्स में ये स्टार्ट हुआ, जिसमें फर्स्ट स्टेट था बंगाल, देन बिहार, देन ओडिशा एंड देन वाराणसी। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, बिहार, ओडिशा एंड वाराणसी, ऑल्सो नोन एज परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। और इसी को क्या नाम से जाना जाता है, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के नाम से जाना जाता है। तो कहाँ कहाँ पर 1793 में स्टार्ट हुआ, परमानेंट सेटलमेंट के थ्रू स्टार्ट हुआ था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड वाराणसी में स्टार्ट हुआ था, ऑल्सो नोन एज परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। इसी को परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम भी हम कहते हैं। जमींदार वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज द ओनर ऑफ लैंड। जमींदार जो हैं वो पहचाने जाते थे ओनर ऑफ लैंड्स के रूप में। एंड जमींदार्स वर गिवन द राइट्स टू कलेक्ट द रेंट फ्रॉम पीजेंट। जमींदार जो थे उनको राइट था पीजेंट से जो भी रेंट आ रहा है उसको कलेक्ट करने का। एंड दे रियलाइज्ड अमाउंट वुड बी डिवाइडेड इनटू, जो भी अमाउंट है उसको डिवाइड किया गया 11 पार्ट्स में। जितना भी अमाउंट आने वाला था उसको 11 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, और 1/11 जो शेयर था वो ज़मींदार्स का था, और बाकी 10/11 जो शेयर था वो कंपनी का था, यानी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी EEIC का। तो ज़मींदारों को वैसे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिल रहा था, हाँ, लेकिन उनको एक बेनिफिट था, वो जिसलिए काम कर रहे थे उनको बेनिफिट ये था कि वो इंक्रीज़ जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ है उसके थ्रू वो अपना जो बेनिफिट है उसको बढ़ा सकते थे। तो यहाँ पर देखो ज़मींदारी सिस्टम जो था इसमें मेनली जो फ़ायदा था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसीलिए स्टार्ट किया था कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या हो, बेनिफिट हो। तो इन्होंने क्या किया, उसके 11 पार्ट्स किए, और 11 पार्ट्स में से 10/11 पार्ट तो अपने पास रख लिया, और उसमें से 1/11 पार्ट जो था वो ज़मींदार्स को दे दिया, जो भी रेवेन्यू कलेक्ट हुआ। तो अब हम बात करते हैं, देखिए ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है यहाँ पे ज़मींदारी सिस्टम का ये डायग्राम है, इसको परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं। देखिए ये तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का पार्ट है, ये ज़मींदार्स का पार्ट है, और ये पीजेंट्स का पार्ट है। ये था परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा परमानेंट सेटलमेंट। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयतवाड़ी सिस्टम क्या था, देखिए रैयतवाड़ी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द थॉमस मुनरो इन 1820। रैयतवाड़ी सिस्टम जो था उसको थॉमस मुनरो ने 1820 में इंट्रोड्यूस किया। मेजर एरियाज ऑफ प्रोडक्शन, मेजर एरियाज ऑफ इंट्रोडक्शन इंक्लूड मद्रास, बॉम्बे, पार्ट्स ऑफ असम एंड कुर्ग प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। मेजर एरियाज़ जो थे इंट्रोडक्शन के वो मद्रास, बॉम्बे और असम और कुर्ग में किए गए थे इस रैयतवाड़ी सिस्टम को। इन रैयतवाड़ी सिस्टम क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर रियासतें जो थी, जो रजवाड़े टाइप जो रियासतें थी वहाँ पर ज़्यादा ये किया गया था, और किया किसने था इसको, थॉमस मुनरो ने 1820 में। और परमानेंट सेटलमेंट यानी ज़मींदारी सिस्टम जो हमारा हुआ था वो किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द पीजेंट्स। रैयतवाड़ी सिस्टम में क्या था, देखिए द ओनरशिप राइट्स वर हैंडेड ओवर टू द पीजेंट्स। यहाँ पर जो ओनरशिप राइट्स थे, यानी जो कह सकते हैं मालिकाना हक जो था वो किन लोगों के पास था, सिर्फ पीजेंट्स के पास था। ब्रिटिश गवर्नमेंट कलेक्टेड टैक्सेस, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो टैक्स कलेक्ट करती थी डायरेक्टली फ्रॉम द पीजेंट, वो डायरेक्टली पीजेंट से टैक्स कलेक्ट किया करती थी। रेवेन्यू टैक्सेस ऑफ रैयतवाड़ी सिस्टम वर 50%। रेवेन्यू सिस्टम जो है वो रैयतवाड़ी सिस्टम से 50% जो थी वो लैंड से आती थी।
रेवेन्यू रेट्स जो थी वो 50% थी, और जहाँ पर लैंड्स ड्राई होती थी तो उन्हें 60% इन इरीगेटेड लैंड, 50% तो ड्राई लैंड से, यानी जहाँ पर बारिश वगैरह कम होती थी, और 60% वहाँ से जहाँ पर इरीगेटेड लैंड है। तो ये था रैयतवाड़ी सिस्टम। 1820 में स्टार्ट हुआ, थॉमस मुनरो ने किया। बॉम्बे, मद्रास, असम, कुर्ग में स्टार्ट हुआ। रैयतवाड़ी सिस्टम में क्या था, यहाँ पर पीजेंट्स को ही खुद का ओनर बना दिया गया था, और उन्हें डायरेक्टली पीजेंट्स को क्या देना पड़ता था, डायरेक्टली पीजेंट्स ही क्या देते थे, टैक्स। पीजेंट से डायरेक्टली क्या कर लिया जाता था, टैक्सेस को कलेक्ट कर लिया जाता था। रेवेन्यू रेट्स जो थी वो ड्राई लैंड के लिए 50% थी, और 60% थी इरीगेटेड लैंड के लिए। अब इसमें और ज़मींदारी जो सिस्टम है, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, देखिए थोड़ा बहुत डिफरेंस जो हम बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात करें कि ये 1820, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो 1793 में था, और ये 1820 में। नेक्स्ट उसे असम, बिहार, इनमें किया गया था, मेन जो पॉइंट्स है सभी, और इसको किया गया था मद्रास, बॉम्बे, पार्ट्स ऑफ असम में। और रैयतवाड़ी सिस्टम जो है, रैयतवाड़ी सिस्टम में जो मालिकाना हक है वो पीजेंट्स के पास ही दे दिया गया था, और इसमें जो मालिकाना हक था, महलवारी जो ज़मींदारी सिस्टम है, इसमें मालिकाना हक आपको नहीं दिया गया था, पीजेंट्स को नहीं दिया गया था, ज़मींदारों को दिया गया था। और उसमें 1/11 और 10/11 का था, और यहाँ पर 50% और 60% देना पड़ता था। यानी जिनकी ड्राई लैंड है, यानी जहाँ पर बारिशें कम होती हैं, तो उन लोगों को तो आधा जो भी प्रोडक्शन था वो देना पड़ता था, और उनको आधे से थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ता था। तो ये था रैयतवाड़ी सिस्टम, 1820 में आया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा, वो हम पढ़ेंगे महलवारी सिस्टम। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी महलवारी सिस्टम ऑफ द लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम। सो इसको यहाँ तक रीड करिएगा, और महलवारी सिस्टम के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।